नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा डिबेट शो दंगल का। आज के दंगल में हम बात करेंगे बिहार सरकार के उस आदेश के बारे में जिस पर सियासी महाभारत मचा हुआ है। बात करेंगे वक्फ बिल पर मचे हिंदू मुसलमान वाले घमासान के बीच संसद में बड़ी खबर ये सामने आई जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने नए वक्फ बिल के लिए जेपीसी का ऐलान करते हुए लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों के नामों का ऐलान कर दिया। इन नामों में आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, बीजेपी से बृजलाल, राधा मोहन अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं, जबकि कांग्रेस से नासिर हुसैन और टीएमसी से मोहम्मद नदीम जैसे नाम शामिल किए गए हैं। आज फिर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा तुष्टीकरण की सियासत करने का है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने एक बार फिर से मंदिरों, मठों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ऐसे गैर पंजीकृत मंदिरों और मठों के खिलाफ एक्शन लेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिलों में बिना पंजीकरण के चलने वाले धार्मिक स्थलों से जल्द वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मौजूद रहे। इसके बाद न्यास बोर्ड पूरे ब्यौरे को अपनी वेबसाइट पर डालेगा, अपलोड करेगा। अब आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि बीजेपी की नजर सिर्फ मंदिरों और मठों की जमीनों पर है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी ना हिंदू की सगी है ना मुसलमान की, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि मंदिरों के नाम पर जमीन कब्जे और उसके बाद होने वाले विवादों को रोकने के लिए सरकार यह आदेश लाई है। लेकिन विपक्ष हर मुद्दे की तरह जनता को गुमराह करके अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। बीजेपी की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। वक्फ बिल पर पहले से ही घमासान मचा हुआ है, लेकिन ठीक इसी समय बिहार में मंदिरों, मठों की संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश के आरोप के बीच दोनों ओर से जुबानी जंग तेज हो चली है। सवाल है कि ऐसे आदेशों का कोई कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनावों से भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव गुट क्या कुछ रुख बदलने वाला है? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नया समीकरण बनता दिखेगा? क्योंकि एक तरफ शिंदे गुट की ओर से उद्धव ठाकरे गुट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वक्फ बिल पर जब सदन के भीतर बहस हो रही थी तो उस समय शिवसेना गुट का कोई सांसद वहां पर मौजूद नहीं था। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दिन भर किस तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचता रहा, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता। मंदिर मस्जिद का जमीन नापिए और किसी धर्म का जमीन कब्जा करके दूसरों को दीजिए। कायदा बदलने का काम और उसको और अच्छा करने का काम, ट्रांसपेरेंट करने का काम, अकाउंटेबल करने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है? देश की राजनीति में हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान का एंगल तलाशना सियासत की रवायत बन गई है। एक तरफ वक्फ की संपत्तियों पर नए बिल से देश में पहले से ही सियासी घमासान मचा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पर बनाई गई जेपीसी में सांसदों के नामों का ऐलान भी आज कर दिया। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मंदिरों और मठों पर बिहार सरकार के नए आदेश के बाद जंग छिड़ गई है। दरअसल बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक अब मंदिरों और मठों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं, जानकारी नहीं देने वालों पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड कार्रवाई भी करेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिलों में रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रहे मंदिर और मठ जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मौजूद रहे। नीतीश सरकार के आदेश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि सरकार की नजर मंदिरों और मठों की संपत्तियों पर है। सरकार होती है जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए। मंदिरों मस्जिदों के जमीन नापने के लिए सरकार नहीं बनती है। ये तो सबके जमीन को कब्जा करके उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं।
नितिन नवीन जी वही काम कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी और देश भर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी कर रहे हैं। मंदिर, मठ, इस सब के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर और मठ के मालिक कौन है? वहाँ के संत हैं, वहाँ के पुजारी हैं। उस पुजारी और संत को यह तबाह करना चाहते हैं, इसीलिए अयोध्या में भगवान राम ने इन्हें तबाह कर दिया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ अतिक्रमण और कब्जे वाले विवादों को दूर करना है। कुछ गलत करने वाले लोग वक्फ बोर्ड की जमीन को गलत हाथों में बेचकर करोड़ों रुपया कमा लेता है और सरकार का और समाज का नुकसान करता है। ऐसे लोगों से अगर जो सरकार मुक्ति दिलाना चाहता है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति से अपने सिंहासन को सजाने वाले लोग क्यों घबराए हुए हैं? बिहार सरकार बार बार दलील दे रही है कि अक्सर जमीनों के मामले में विवाद से अशांति फैलती है, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखे जाने के लिए ये फैसला लिया गया। तो वहीं वक्फ बिल पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की ओर से विरोध के कुछ सुर भी सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि केंद्र सरकार कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी वक्फ बिल लाकर मुसलमानों को परेशान कर रही है। हालांकि सदन के भीतर जेडीयू की ओर से इस बिल का पुरजोर समर्थन किया गया था। वो लोग राजनीति करना है, केवल और केवल तुष्टीकरण करके, किसी को खुश करके यदि वो राजनीति करना चाहते तो करने दीजिए, करते तो आ रहे हैं। आशंकित हो लोग, विश्वास ही नहीं इस सरकार पर, कैसे विश्वास होगा? कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए। बिल पर इसका क्या मंशा है? इसके निशाने पे कौन लोग? किसी से पूछ लीजिए तो। और अब वक्फ का आ गया है। उधर महाराष्ट्र में भी वक्फ बिल पर शिवसेना के दोनों गुटों में आर पार की जंग शुरू हो गई है। सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसदों से पूछा कि जब वक्फ संपत्ति विधेयक पर बहस चल रही थी तब वो संसद में क्यों नहीं आए। ट्रांसपेरेंट करने का काम, अकाउंटेबल करने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये कुछ लोगों को नहीं चाहिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। अगर ये लैंड जिहाद की बात करते हैं कोई, तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है? अब देख लीजिए, क्या ये लैंड जिहाद नहीं है? जबकि एआईएमआईएम की ओर से बीजेपी और शिवसेना दोनों पर हमले किए जा रहे हैं। एआईएमआईएम का कहना है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट को मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिए, लेकिन उद्धव गुट मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो यूबीटी उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे 9 के 9 एब्सेंट रहे। तो सवाल ही नहीं आता है कि उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की होगी। तो मेरा सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र के अवाम भी यही पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर। तो आज जब मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरफ कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? नए वक्फ बिल पर संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को दो, इस पार्टी का यही नाम है और यही इसका मकसद है। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर मची महाभारत के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे बिल लाकर सरकार बहुसंख्यकों को रिझाना चाहती है या फिर विपक्ष जबरन तुष्टीकरण के आरोप लगाकर अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर सियासत इस देश की गरमाई हुई है। आज तक ब्यूरो। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं उसके पहले बड़ी खबर आपको दे दें। जेपीसी में लोकसभा के 21 सदस्य हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के 7 हैं, कांग्रेस के 3 सांसद हैं। जल्दी जल्दी उनका नाम बता देते हैं। जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत
गंगोपाध्याय, ये सभी भाजपा से हैं। वाईएसआरसीपी से डीके अरुणा हैं। कांग्रेस पार्टी से गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना हबीबुल्लाह, समाजवादी पार्टी से कल्याण बनर्जी, टीएमसी से ए राजा, डीएमके से, यानी कि सभी पार्टियों का यहां पर प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा। एलएस देवलालू टीडीपी से, जेडीयू से दिनेश्वर कामत को रखा गया है। अरविंद सावंत उद्धव गुट शिवसेना से, सुरेश गोपीनाथ एनसीपी शरद पवार गुट से, नरेश गणपत मास्की शिवसेना शिंदे गुट से हैं, अरुण भारती एलजेपीआर से हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी एआईएमआईएम से रखे गए हैं। जबकि अगर राज्यसभा की बात करें तो 10 मेंबर को इस जेपीसी में शामिल किया गया है, जिनमें बीजेपी से बृजलाल, डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ये भारतीय जनता पार्टी से, टीएमसी से यहां पर मोहम्मद नदीम को जगह दी गई है, कांग्रेस पार्टी से नसीर हुसैन है, वाईएसआरसीपी से विजय साई रेड्डी हैं, एम मोहम्मदाबाद अब्दुल्ला डीएमके से हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का भी नाम इसमें है, जबकि डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जो कि नॉमिनेटेड हैं सरकार की ओर से, उनका नाम। तो ये 31 सदस्य वो टीम है जो अब जेपीसी में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। उसके बाद वक्त को लेकर क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन देश की राजनीति मंदिर मठों को लेकर भी गर्मा गई है। बिहार से सबसे पहले आवाज शुरू हो गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप। सैयद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के बिहार के और लीडर भी हैं जेडीयू के। मनीषा कायंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताते चले आप स्पोक्स पर्सन हैं शिवसेना शिंदे गुट से। डॉक्टर एसटी हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही किशोर तिवारी जी लीडर शिवसेना के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब विरोधी पार्टियों का यह कहना है कि वक्फ के जरिए एक तरफ मुस्लिमों की जमीन पर नजर है, तो अब मंदिर मठों को भी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी जेडीयू की बिहार सरकार। ये किसी के सगे नहीं है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, जो विपक्ष है आज का, वो बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसका है। वो हर चीज में कुछ न कुछ लोगों को गुमराह करने का काम, या समाज को तोड़ने वाला काम, और वही उनकी रणनीति है कि समाज को बिखेर दिया जाए, समाज को तोड़ दिया जाए, समाज को बांट दिया जाए, उसी में उनकी राजनीति चमक सकती है। लेकिन देश की जनता समझती है ये सारे एफर्ट्स जो चाहे वो वक्फ बिल का हो या फिर जो बिहार में हुआ हो, वो सब चीज ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, कोई उसमें कहीं कमी ना रह जाए उस वजह से, और बहुत क्लीन प्रॉपर्टी हो, इसलिए इस वजह से किया जा रहा है। आज आप देखिए वक्फ के बारे में अलग अलग बातें लोग कहते हैं, लेकिन वक्फ में जरा जाके पूछे मुस्लिम समाज के लोगों से। मुस्लिम समाज का हर आदमी आपको कैमरे से हट के अगर आप पूछे तो बोलेगा कि देखिए वक्फ में बहुत ज्यादा करप्शन है। वक्फ बोर्ड में हर आदमी, जो वक्फ बोर्ड में 300-400 लोग हैं, और वो 300-400 लोग समझते हैं इनके बपौती है, मतलब उनके ही दादा परदादा की ये संपत्ति है, और उसमें इस तरह से बैठते हैं जैसे उनको ही राजपाट मिला है चलाने के लिए। अपने हिसाब से बेचते हैं, अपने हिसाब से, जबकि बेचने का उनको अधिकार नहीं है। अरे भैया, तो अभी क्यों याद आई जब पहले से अपने से बेचते हैं? 10.5 सालों से ज्यादा मोदी सरकार को हो गया है। अब जब आप वक्फ लेकर आएंगे तो पूछा जाएगा ना मंशा क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये 240 सीटों का नतीजा है। क्या भिन्न मुसलमान कर रही है बीजेपी? चित्रा जी, रिफॉर्म्स करने के लिए कोई सीटों की जरूरत नहीं है। इच्छा की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है। इच्छा शक्ति हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और हम इसीलिए इस वक्त बिल को लाया है ताकि इसमें बहुत स्ट्रीमलाइन किया जाए। और गरीब मुसलमानों, देखिए एक मुस्लिम जो है डोनेट करता है, डोनर मुस्लिम है, बेनिफिशियरी मुस्लिम है। गरीब मुसलमानों के लिए डोनेट करते हैं कोई जिनके अपनी संपत्ति या जो इस लायक है कि डोनेट कर सके। अब उनकी संपत्ति को इस्तेमाल करते हैं ये जो सिर्फ 200-300 लोग जो माफिया हैं, लैंड माफिया, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, उनके अलावा इसको बेनिफिट्स कहीं नहीं हो सकता। देखिए 9,40,000 करोड़ की 9,40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब 9,40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको कितना पैसा देती है? 200 करोड़ सालाना। इससे समझ में आता है कि किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को मिसमैनेज किया जा रहा है, और उसको एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए मुतवल्ली लोग जिस तरह से मैनेज करते हैं उसको हटा के एक सही तरीके से मैनेज हो, ताकि 30-40,000 करोड़ साल का बने। ये समझाना होगा कि भैया जो मुस्लिम गरीब हैं उनके लिए सरकार की ओर से ये बेहतर पहल की जा रही है। अब सरकार उसमें कितनी कामयाब होगी? जफर साहब, मैं आऊंगी और सवालों के साथ आपके पास, लेकिन अफजल अब्बास साहब उनके पास एक बार जल्दी से चलते हैं। सैयद अफजल अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक छोटी बोलिए छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि
देखिए अभी 200 करोड़ आमदनी है वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बोर्ड की जी। 9,40,000 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ की आमदनी सही से मैनेज होगा तो 40-50 हजार करोड़ साल का बनेगा। और मुस्लिम गरीब महिला जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुस्लिम में, उन गरीबों का फायदा होगा। अब प्रधानमंत्री जी ने अगर गरीबों के महिलाओं के फायदे के लिए किया तो क्या इसमें आपत्ति हो रही है? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ जो लोग आपत्ति जता रहे हैं। विपक्षी नेताओं के पास में जाऊं उसके पहले सैयद अफजल अब्बास साहब सीधे आपके पास आते हुए, आप एक तो चेयरमैन भी हैं एशिया वक्फ बोर्ड के और बिहार सरकार में आप जेडीयू के नेता भी हैं। मेरा ये सवाल है, ये मंदिर और मठों की जमीन पर अब नजर क्यों है? आप लोगों को लग रहा था कि भैया ये वक्फ वाली बात आ गई, अब ललन सिंह ने खड़े होकर सरकार का समर्थन कर दिया, सरकार में है तो वही बातें बोलनी है, तो ऐसा ना हो मुसलमान वोट हमारा जो है वो बिहार से छटक जाए। तो अब मंदिर मठों को लेकर भी एक नया कानून ले आओ और सबको बताओ कि अपनी जमीन का ब्यौरा दीजिए। क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से? अफजल अब्बास साहब, आपसे ये सवाल है, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? आप तक आवाज नहीं जा रही है। एसटी हसन साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। आप लोकसभा के पूर्व सांसद भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी आपके पास आते हुए, अब अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, पहले तो अगर वक्फ बोर्ड में लेकर आओ तो मुस्लिमों का हक छीनना चाहती है, उनकी जमीन ले रही है, मुस्लिमों से नफरत करती है सरकार। अब मंदिर और मठों को लेकर कोई व्यवस्था की जा रही है तो आप लोग कह रहे हैं किसी की सगी नहीं है। अरे एक चरित्र रखिएगा ना, कहीं पारदर्शिता की अगर व्यवस्था की जा रही है तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए इसका कि पारदर्शी व्यवस्था हो जमीन को लेकर। तिवारी साहब, देखिए चित्रा जी, ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश के तहत सरकार ये बिल ला रही है। और जिस बिहार के बिल की आप कानून की बात कर रहे हैं, ये तो पहले से बना हुआ है कि मंदिरों को, मठों को इसका पूरा विवरण देना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसमें कौन सी नई बात है। और ये लेटर अभी तो कल जो है, जब वहां बिल ला रही थी सरकार, इसके बाद बिहार में ये पत्र को लाया गया, दिखाया जा रहा है, तो जून में निकला हुआ पत्र है। हाँ। इसमें सीधे तौर पर है कि संविधान की धारा 29, जिसमें हर धर्म को स्वायत्तता और स्वतंत्रता दिया जाता है, उस पर अगर कोई चोट करेगा, अगर उस पर गलत नियत से कोई काम करेगा तो उसका विरोध होगा। सरकार इसलिए नहीं बनी है कि मंदिरों के, मस्जिदों के जमीन नापने के लिए, उनके साइज को नापने के लिए। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये किसी धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह से करते हैं। अब आप मंदिरों की बात कर रहे हैं तो मंदिरों में, मठों में जितने जमीन है, वक्फ बोर्ड के जो जमीन है, वो सरकार चाहती है वो लेकर के हम पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को दे दे। ये सरकार के मंशा पर सवाल है, सरकार के नियत पर कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। या आखिर सरकार चाहती क्या है? जो असली मुद्दे है उस पर बात नहीं हो रहा है। बेरोजगारी, असली मुद्दों की ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी अभी इसी पर रहते हैं जिसको लेकर इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैंने अपनी रिसर्च टीम से बकायदा रिसर्च निकलवाया हुआ है और रिसर्च ये बताती है कर्नाटका में भी सिद्धारमैया की कांग्रेस की सरकार ने बकायदा कर्नाटक कैबिनेट से मंदिर विधेयक पारित किया था, राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा गया है, कुछ उसमें विवाद थे। इसके अलावा तेलंगाना सरकार की ओर से भी, केरला सरकार की ओर से भी, उत्तराखंड सरकार की ओर से भी मंदिर को लेकर कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, बाद में विरोध हुआ जिसको वापस लेना पड़ा। तो बिहार सरकार कोई पहली सरकार तो है नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो अगर इंडिया गठबंधन के किसी राज्य में किया जाए तब तो बहुत बढ़िया है, अगर बीजेपी जेडीयू के राज्य में कर दिया जाए तो आपको लग रहा है निशाना साधा जा रहा है। उसी समय इसको क्यों दिखाया गया? ये तो पहले से कानून बने हुए हैं। हाँ। कोई नया कानून थोड़ी ना बना है चित्रा जी। हाँ। तो नया कानून जब मंदिर मठों को लेकर बना हुआ है तो आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मस्जिदों पर सरकार की नजर है? फिर तो मंदिर मस्जिद सबको समान निगाह से देख रही है ना, जो बीजेपी दावा कर रही है। ये सरकार सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद यही करने में लगी हुई है। इनको काम की बात, जनता वहां मर रही है, जनता भूखमरी, थाली खाली है जनता का, महंगाई से परेशान है, नौजवान परेशान, किसान परेशान, लेकिन हर विवादित मुद्दे को सरकार छेड़ती है और उस पर विवाद खड़ा करती है। ये सरकार की नियत रह गई है। ठीक है, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए जफर साहब, उसके बाद मैं बाकी लोगों पर जा रही हूं। वो कह रहे हैं अहम मुद्दों से ध्यान भटकाओ, यही सरकार का एजेंडा बन चुका है। देखिए चित्रा जी, ये मृत्युंजय जी जो कह रहे हैं
ये अपने पार्टी के बारे में कह रहे हो कि इनका काम है कि सिर्फ MY इनका जो तरीका है उसको खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैंने तो बार बार कहा आपको, इनका राजनीति जो है सिर्फ डिपेंडेंट है कि मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं उसकी तुष्टीकरण करो और उसके बाद सत्ता में आ जाओ। लेकिन मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि देखिए इस तरह के तुष्टीकरण से उसका कोई लाभ नहीं होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम को कोई लाभ ही नहीं हुआ। सारे पाप करे तो वो ठीक है। हम तो सिर्फ आपके सुनिए एक मिनट बीच में। अरे भाई सुन तो लीजिए, नेता तो 5 लाख नौकरियां भाई सुन लीजिए, बीच में नहीं रोकता हूँ, सुन लीजिए। तो बेरोजगारी दूर करने की बात अरे सुन तो लीजिए। अरे मृत्युंजय, उनको बोल लेने दीजिए मृत्युंजय जी। मृत्युंजय बाकी जी, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला। हाँ। आप अपने समय में बोलिएगा ना, थोड़ा डिसिप्लिन तो रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 12 करोड़ 80 लाख जो नौकरियां दी पिछले हम लोग 5-10 साल में जो क्रिएट किया, आप यूपीए से नहीं सवाल करते हैं। यूपीए के मेंबर थे ना आप। 2 करोड़ 80 लाख आपने नौकरियां 10 साल में बनाई, हमने तो लगभग 12 करोड़ 80 लाख नौकरियां बनाई। तो आप उसके बारे में क्यों नहीं चिंता करते हैं कि हम यूपीए के समय सिर्फ 2.8 और यहाँ 10.12 नौकरी नहीं। तो आप देखिएगा तब तो डेटा ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा कम क्यों? आंकड़ा क्यों भाई? आपका देखिए सरकारी आंकड़ा है, ये आपके घर का आंकड़ा नहीं है। जमीनों पर रहते हैं। ये महत्वपूर्ण दोनों तरफ से, सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से अपने आंकड़े जारी किए जा रहे हैं नौकरी को लेकर, उधर से अपने आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर ही रहते हैं। अहम है मुद्दा नौकरी का, लेकिन जमीनों को हड़पने की क्या साजिश रची जा रही है, या वास्तव में जिस तरह की व्यवस्था है कि दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लो और उसको उच्च न्यायालय में भी आप या सर्वोच्चतम न्यायालय में नहीं लेकर जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी जिसको सरकार खत्म करना चाहती है। जेपीसी को बिल भेजा जा चुका है। मैं सीधे एसटी हसन साहब अब आपके पास आते हुए, आप सीनियर लीडर हैं, अगर सरकार कहीं पर भी पारदर्शी व्यवस्था कर रही है तो उसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? देखिए चित्रा जी, सरकार पारदर्शी नहीं कर रही बल्कि इसे और धुंधला कर रही है। वक्फ के जितने भी कानून है वो सब पारदर्शी है। मैं पहले तो आपको भी ये बात बता दूं कि वक्फ में जो भी केस आता है पहले बोर्ड उसको डिस्कस करता है। बोर्ड अगर जो फैसला सुनाता है अगर दूसरा पक्ष सेटिस्फाई नहीं होता तो वो ट्राइब्यूनल में जाता है। ट्राइब्यूनल सरकार के चुनिंदा लोग होते हैं, वो फैसला देते हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाता है। ये व्यवस्था बनी भी ऑलरेडी। यहाँ पर जो अभी बातें कही गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा कि 9 लाख करोड़ की आमदनी, 9 लाख करोड़ की आमदनी हरगिज नहीं है। 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उसका रखरखाव होता है। 2 किस्म के नहीं बोला, आमदनी 200 करोड़ है। थोड़ा वक्फ अलल औलाद, मैंने सिर्फ 200 करोड़ आमदनी बोली। खैर पहले आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। अभी आमदनी होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने एक चीज और गलत, अभी आपने एक चीज और गलत कही कि वो जिसको चाहे बेच दें, बेच नहीं सकते वक्त की जमीन को, आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारी पारदर्शिता है। कितने अंबानी का घर किस पे बना है? वक्त के प्रॉपर्टी पे नहीं बना है क्या? अब आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उनको बोल लेने दें, उनको बोल लेने दें, मैं लौटूंगी फिर आपको। बाकी लोग बात कर रहे हैं, किशोर तिवारी, हसन साहब को बोल लेने दें, जफर साहब लोग बोले समझ नहीं आएगा प्लीज। वक्फ की अलॉट होती है जमीन और पट्टे दिए जाते हैं, वक्फ बिकता नहीं है। वक्फ अलल औलाद इसलिए लोग करते थे कि अपनी औलादों में बंटता रहे, वो बेच नहीं सकते औलाद दी, वो पट्टे दिए जाते थे, औलादों में बंटता था, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ये होता था। और वक्फ अलल खैर वो होता था जिसमें मस्जिद, मदरसे और हॉस्पिटल, स्कूल, ये तमाम चीजें चलती हैं। इन सबको पूरी तरह से सही तरह चलाया जा रहा था। मेरा एक मिनट सुनिए, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। अब क्या होगा, क्योंकि सरकार के पास जमीनें नहीं है, अब इनकी निगाह वक्फ की जमीनों पे और मठों और मंदिरों की जमीनों पे है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सरकार ने जो कानून लेके आ रही है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है, और आमतौर से डिस्प्यूट होते ही है, और सरकारी जमीन के लिए डीएम का फैसला आखिरी होगा और डीएम साहब वही फैसला देंगे
जो सरकार चाहती है, कौन उसको चैलेंज कर पाएगा? साहब, इस मामले को अदालत में चुनौती तो दी जा सकेगी ना। डीएम अगर कोई गड़बड़ी करेगा, डीएम अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो अदालतों का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल अगर कोई गड़बड़ी करता है और मैं उससे सहमत नहीं हूं तो मैं ऊपरी अदालत में नहीं जा सकती हूं। अभी ये व्यवस्था है वक्फ हमें इतना भी हमें ये मालूम, जो हमने अब तक समझा है कि डीएम का फैसला आखिरी होगा, लास्ट होगा, वो उसे कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। नहीं, ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाने की व्यवस्था इसमें की गई है। बिल्कुल, डीएम का फैसला क्या ऐसा है? जितना मैंने कल किरण रिजिजू का पूरा भाषण सुना था, सही जफर इस्लाम साहब इसको क्लैरिफाई करें, क्या डीएम का फैसला आखिरी होगा या फिर ऊपरी अदालत में इस मामले को लेकर चुनौती दी जा सकेगी? देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसले किसने कहा नहीं? कोई भी एक मिनट देखिए, यही सब चीज जो गलतफहमी फैलाते हैं। डीएम के पास जाके, चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अथॉरिटी होता है उस डिस्ट्रिक्ट में हर चीज के लिए, उसके पास जाके इसको रजिस्टर कराना है। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। किसने कहा कोर्ट के दरवाजे नहीं खुले? फाइनल अथॉरिटी वो कभी नहीं हो सकता है। डिस्प्यूटेड चीज के लिए डीएम फाइनल अथॉरिटी नहीं होता, कोर्ट के दरवाजे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एसटी हसन साहब, आप भी जानते हैं कि वक्फ के प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कितनी वक्फ के प्रॉपर्टी में बड़े बड़े घर बन गए? आप देखिए, अंबानी साहब का घर किस पे बना है? वक्फ की प्रॉपर्टी पे तो बना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कैसे बना है? इसलिए कि किसी हमारे वक्फ के जो मुतवल्ली है वो कहीं ना कहीं गबन करने के से उन्होंने किसी को बेच दिया होगा, वहां से अंबानी ने खरीद लिया। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी में गबन किया है और इस गबन को रोकना चाहिए। इसलिए कि इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने चंद चुनिंदा लोग मुतवल्लियों को अपने घर में फायदा हो उसका। ये गरीबों का है, गरीबों का फायदा होना चाहिए। इस पूरे डोनेशन का मामला जो है कि डोनेट जो कर रहा है और वाकिफ के लिए, इसके लिए जो वक्फ के जिसका पर्पस है उसके लिए गरीब आदमी को मिलना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इसका फायदा गरीब लोगों को नहीं मिल रहा। आप सोचिए, 200 करोड़ रुपया आमदनी है 9,40,000 करोड़ की संपत्ति में, जबकि 40,000 करोड़ आमदनी होनी चाहिए। अगर मेयरली 5% भी ले तो 45-50,000 करोड़ होने चाहिए। अब 50,000 करोड़ का अगर खर्च किया जाएगा तो किसको फायदा होगा? गरीबों का होगा। आप देखिए, इससे पूरे में आमदनी बढ़ जाएगी। गरीबों का जो है, जो आज फायदा नहीं हो रहा, फायदा होने लगेगा। हाँ, नुकसान किसको होगा? वो 200 जो है मुतवल्ली और ये सब लोग जो है जो गबन किए हुए हैं, करप्ट लोग हैं, उन करप्ट लोगों को जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, कोशिश की जा रही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके भीतर लगाम लगाने की कोशिश है। मैं आऊंगी मनीषा कायंदे जी, उनको कहीं जाना है, इस वजह से जल्दी से मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ। फिर किशोर तिवारी जी मैं आपके पास, अफजल अब्बास साहब मैं आपके पास आऊंगी। मनीषा कायंदे जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब आप लोगों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट का कोई सांसद क्यों नहीं मौजूद था, जबकि संजय राउत अब अयोध्या की जमीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार लैंड जिहाद करने जा रही है। मनीषा जी। नहीं, सुनिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं 25 मिनट से राह देख रही थी। थैंक यू, आपने मुझे इंक्लूड किया। मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए। ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 25 मिनट्स। एक बात है कि संजय राउत जैसा बकवास करने वाला आदमी नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने राम मंदिर अयोध्या के लिए इतना मूवमेंट खड़ा किया, लाखों शिवसैनिक वहां पर पहुंचे, और आज संजय राउत ये बात कर रहे हैं, इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। इनकी तो बात ही भूल जाइए। उनके जो सांसद है ये भगोड़े हैं, ये डिस्कशन से भाग निकले क्योंकि इनको डर था, ना ये हिंदुओं की तरफदारी कर सकते हैं, ना ये मुसलमानों की तरफदारी कर सकते हैं। तो ये अब ऐसी पेच में फंसे हैं। दूसरी बात, जो लोग ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पूरे जो केसेस है वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो इनजस्टिस के केसेस है 58,000 है। दूसरे ट्राइब्यूनल के पास 18,000 केसेस पेंडिंग है। 150 केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में है। तो वक्फ बोर्ड जो है ये क्या कर रहा है? ये लैंड ग्रैबिंग है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और ये मैं तो हमारा यही है कि कोई भी इलीगल लैंड ग्रैबिंग का अगर मुद्दा है तो ये किसको रेवेन्यू दे रहे? वक्फ बोर्ड की जमीनी है, किसी से भी छीन लो, दादागिरी करो, गुंडा एलिमेंट्स इसमें है। जो मुस्लिम धर्म में जिसका एक पावित्र्य था कि कोई डोनेट करना चाहता है कम्युनिटी के लोगों को, आज वक्फ बोर्ड ये स्कूल चल रहा है, बोल रहे किसके बच्चे पढ़ रहे? ये सारा एक पूरा स्कैम है
और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है और उसमें जो अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है तो उसका पूरा कमेटी का रिपोर्ट आना चाहिए। और बिहार गवर्नमेंट में जो मंदिरों के और मठों के बारे में जो सर्कुलर है तो उसको एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जो रिलीजन के नाम पर लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, गरीबों की लूट मार हो रही है, ये सारा रुकना चाहिए और गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। ये रेवेन्यू किसको जा रहा है, ये पैसा किसको जा रहा है, रेवेन्यू नहीं जा रहा है। दैट मीन्स दे डोंट वांट एनी कंट्रोल। ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल, ये गवर्नमेंट को ही मानते नहीं है और इसीलिए ये सब विरोध करे। ये आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। आप देखिए शाहबानो के केस से लेके उसको एलिमिनी रिफ्यूज किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेके जो पूरा फेक नैरेटिव इन्होंने सेट किया है, ये अब दूसरे फेक नैरेटिव की तैयारी। किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है बार बार जो शिंदे गुट की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब्बास साहब उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी पहले मैंने जब सवाल पूछा था। किशोर तिवारी जी, जब सदन में इसको लेकर इतना अहम विषय है, वक्त को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उस समय आपके सांसद मौजूद क्यों नहीं थे? बार बार शिवसेना शिंदे गुट की ओर से ये सवाल पूछे जा रहे हैं किशोर तिवारी जी, और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। एक बात मैं कर लूं कि हमारे पार्टी का कुछ जो नेताओं की एक बैठक थी तो उस वजह से वो नहीं थे, लेकिन अब अरविंद सावंत वहां है और अरविंद सावंत हमारी बात रखेंगे। मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात ये कह रही है कि जो मनीषा जी ने कहा, मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो एकनाथ शिंदे साहब है, इन्होंने महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को अभी 10 करोड़ रुपया छोड़े हैं। अभी कैसा है कि मैं अभी बता रहा हूं कि जो सैयद जफरुल इस्लाम जो कह रहे थे कि ऐसा इसमें ये नहीं वो नहीं, तो देखो पहले ही यह मामला तय हो चुका था कि वक्फ बोर्ड का कोई भी मेंबर किसी भी जमीन को ना तो लीज पे दे सकता है, उसका बार है, उस पर बार लगा हुआ है अमेंडमेंट 4 से। दूसरी बात थी कि जो स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन यह था कि आप कंपल्सरीली अदर रिलीजन के लोगों को वहां पर क्यों मेंबर बनाने की कंडीशन डाल रहे हैं। और जिसमें पहले जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज यह फाइनल अथॉरिटी है ट्रिब्यूनल में, तो आप डीएम ये कौन बोला है कि फाइनल अथॉरिटी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज होगा? अगर वो कुछ गड़बड़ी, जरा वो ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए जो हम दिखा रहे हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ी करेगा तिवारी जी तो हाईकोर्ट में आप उसको लेकर चैलेंज कर सकते हैं। ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है जो अभी तक वक्फ के भीतर नहीं है प्रावधान? देखिए मैं अभी तुमको समझा देता हूं चित्रा जी। ये अभी चुनाव से वक्फ बोर्ड बनता है, ये नॉमिनेशन से वक्फ बोर्ड बनाने का उसमें प्रावधान है और स्टेक होल्डर और जेपीसी के सामने यह सब मुद्दे आने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार ना ही तो मंदिरों में इंटरफेयर करे, ना ही तो ट्रस्टों की भूमि में करे। अरे कल एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे गुट पर, बाकी आप लोगों के विरोधी दलों पर उन्होंने सदन के भीतर ही, जब मैं सुन रही थी शिंदे साहब को जो बेटे हैं उनके, हाँ मैं मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों का नाम लिया महाराष्ट्र का, उन्होंने कहा कि सरकार जब महाराष्ट्र के इन मंदिरों में अलग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नियंत्रण कर रही थी तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया था। उन्होंने कल ये बात सदन में कही है शिंदे जी ने, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ किशोर जी। नहीं, एक बात मैं क्लियर करता हूं। हाँ, बोलिए। कि मंदिरों के ऊपर भी प्रशासकीय इंटरफेरेंस से भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये हमारा तजुर्बा है। दूसरा, किसी भी धार्मिक संस्थाओं में अगर बाबू राज आ जाएगा तो वहां दिक्कतें बढ़ती है, ये हमने देखा है। और अब ये बात आई है और खुल के आई है, तो मैं तो कह रहा हूं कि इस पर हो जाना चाहिए। जेपीसी में जिसके सजेशन है वो आ जाना चाहिए। क्या सलाह है आपकी? लेकिन 2 लाइन में जल्दी से क्या सलाह है आपकी? अरे मैं बता रहा हूं कि क्या संपत्ति ट्रस्टों वाली संपत्ति बोर्ड को दी वाली, क्या कंडोमेंट बोर्ड, हिंदू कंडोमेंट इंडोरमेंट बोर्ड,
या मुस्लिम इंडोरमेंट बोर्ड, इनके कायदे समान रहने चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड पर कंपल्सरीली हिंदुओं की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? दूसरा, मैं मनीषा कायंदी जी को कहता हूं कि वो सर्टिफिकेट देना बंद करे। हमारा हिंदुत्व यह 2-3% लोगों का हिंदुत्व नहीं है। हमारा हिंदुत्व यह बहुजन का है, और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। और मुसलमानों का विरोध करने वाला, उनका द्वेष करने वाला हिंदुत्व हमारा है नहीं। और हमारे हिंदुत्व के लिए हम जनता में जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं सैयद अफजल अब्बास साहब के पास जाना चाहूंगी। वो बहुत देर से, आधे घंटे हो चुके हैं, उसके बाद मैं एक राउंड बाकी लोगों से भी बातचीत करूंगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा मुझे मायावती जी का याद आ गया, जो उन्होंने 2007 में इलेक्शन में यूपी में दिया था। लेकिन अफजल अब्बास साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अब ये जेडीयू की सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी है मौजूदा वक्त में? इधर वक्फ बोर्ड की जमीन, उधर मठ मंदिर की जमीन, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग इसके जरिए? देखिए, अगर मंदिर का सर्वे करके उसके बारे में क्रिस्टल क्लियर किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। अगर ये भी तो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि कहाँ बिहार में कितनी मंदिर है, उस मंदिरों में कितना राजी है, कितना रकबा है, और पोर्टल पे आ जाए और एक रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अच्छी बात है। इससे कोई हम तो भाग नहीं रहे। लेकिन आप डिबेट अगर कर रही थी वक्फ पे, तो हमको वक्फ पे ही तैयारी करके आए थे, वक्फ पे ही बात करना था। लेकिन अगर आप मंदिर के मुद्दे पे कर रही हैं तो अच्छी बात है। इससे ये मुद्दा क्या मतलब होता है कि अगर सरकार के नजर में तो ये आ जाए कि कितनी जमीनों पे मंदिरें हैं, तो ये कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं है। अच्छी बात है, रजिस्टर्ड में होगा, रिकॉर्ड में, न्यास बोर्ड में रहेगा। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि अच्छा स्टेप है ये। अच्छा स्टेप है। अच्छा, आपने रिकॉर्ड की बात कही कि बिहार में कितने मंदिर हैं, तो उसका डेटा मेरे पास है, मैं बता देती हूँ। BSBRT के ताजा डेटा के मुताबिक राज्य में फिलहाल 2512 गैर पंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जबकि 2499 रजिस्टर्ड मंदिर और मठ हैं। सबसे ज्यादा अनरजिस्टर्ड मंदिर और मठ वैशाली में है, और उसका पूरा आंकड़ा मेरे पास है, उस पर नहीं जाते हुए अफजल अंसारी साहब, लेकिन मैं वक्त पर आ जाती हूँ। मंदिर मठों को लेकर अब आप लोगों की ये तैयारी है। दूसरी तरफ आपकी ही जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा कभी बाबरी, कभी लव जिहाद, कभी वक्फ बिल लाकर मुसलमानों को परेशान करिए। आप ही के जेडीयू के एमएलसी हैं, जेडीयू का क्या स्टैंड है? ललन सिंह सदन में कुछ और बोलते हैं, आपके एमएलसी बिहार में कुछ और बोल रहे हैं। क्या है आप लोगों का स्टैंड इस पर, वक्फ बिल को लेकर? देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात, बहुत साफ गोई से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं। बिहार, हिंदुस्तान में 2 ही ऐसे स्टेट है जहां पे शिया वक्फ बोर्ड है, उत्तर प्रदेश और बिहार। बाकी जगह वक्फ बोर्ड है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग कभी भी नहीं क्या चाह रहे हैं कि नहीं चाहेंगे कि आप बिल लाना, बिल के विरोध में हम कभी भी नहीं। मैं अब ऑन एयर एक नेशनल चैनल पे आपके आज तक मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो आपत्तियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो शक व शुभा में मुब्तला कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, उन चीजों, उन बिंदुओं पे आपको सोचना चाहिए। कल हम लोग शाम में माननीय मंत्री जमा खान और हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर हम लोगों ने बात की थी कि इसको कमेटी के जरिए इसको लाया जाए, ताकि जो कंफ्यूजन उसको दूर किया जाए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग की आवाज मेरे पास आ नहीं रही थी, कौन क्या बोल रहा था। उस वक्त ऑडियो हमको नहीं मिल रहा था। सवाल ये बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा। हमारे पास जो वक्फ को और सशक्त करने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड को और कमजोर करने की है। जिस तरह से बिल पढ़ने, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, 54 का एक्ट है, 95 और 2013 का एक्ट को सबका अध्ययन करने के बाद से हम लोग इसको पुटअप करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास कि ये कमियां हैं, ये शक है। हमारा सवाल इतनी बात है कि आप सशक्त करना चाहते हैं, आप अच्छी बात है कि वक्फ की आमदनी से चैरिटी होनी चाहिए। मैं गर्व से कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि बिहार शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड चैरिटी करता है बियॉन्ड द रिलीजन। ये भी जान लीजिए, बियॉन्ड द रिलीजन, ना कि मुसलमान में, हिंदुओं में भी करता है। और आपको देखना तो आप किसी को भेज दीजिए, आज तक के ऑफिस में आकर रिकॉर्ड हम दिखा देंगे। हमारा सवाल ये कि आप ट्रिब्यूनल का पावर एकदम आप खत्म करके डीएम को आप दे रहे हैं।
और डीएम के पास जब चाहेगा तब आपको रिपोर्ट देगा, रजिस्ट्रेशन आपने वहीं से करना है, वो चाहे जो भी करे सरकार का अंग होगा। ट्रिब्यूनल एक न्यायालय है, एक कोर्ट है, कोर्ट में लॉ की जानकार जो होते हैं वही जज बनते हैं। तो उनको समझ होती है। आप ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो एक तरफा वो फैसला सुनाते हैं, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी हाई कोर्ट में जो हारता है वो चुनौती देता है। वहां भी हारता है तो लोग क्या हाई सुप्रीम कोर्ट तो जाता है। तो ट्रिब्यूनल के फैसले को, ट्रिब्यूनल के पावर को कम करके आप जिस तरह की बातें डीएम को दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि आप जो है जो वक्फ जो हमारे यहाँ बिहार सरकार के तो माननीय डीएम का पावर तो कहीं पर भी होगा ना, अलग अलग राज्य हैं, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में रीजनल पार्टियां हैं, डीएम को अधिकार होगा ना। कोई बीजेपी की नेता अपने नाम पे थोड़ी ना करने जा रहे हैं अफजल साहब। हम बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं करें चित्रा जी। सवाल है कि मेरा पावर छीन के आपको दे दिया जाए, हम क्या करेंगे? डफली बजाएंगे बैठ के? तो ललन सिंह जी क्यों इतना खपा के कह रहे थे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? ललन सिंह जी आप ही कितने बड़े नेता हैं। कल मैं उनका पूरा भाषण सुन रही थी, वो तो एक सुर में कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं किया उन्होंने। मैं उनकी देखिए, हमारे सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार जी है। अगर ललन बाबू की मैं इज्जत कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा वो अलग बात है। हमारे जो, चूंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, जो एतराजात जो हमारे पे लग रहे हैं उसकी बात तो हम अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता को पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। इवेंचुअली हमको मैदान में जाना है, लोग हमसे सवाल करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जहां हमको खदशा है, जहां संदेह है, जहां शक है, उस बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैंने पहुंचाया है। हम लोग कल बात किए और इत्तेफाक की बात हम लोग मांग करते कमेटी की, जेपीसी में चला गया। अब जेपीसी में बात आएगी। आप ये बताइए कि आप कब्रिस्तान की जमीन की जब चाहे सरकार ले लेगी, आप ये बताइए कि मंदिर जितने बन रहे हो किसका निजी जमीन पर बना हुआ है? कितना % बताइए आप कह रहे हैं कि हिंदू रहेगा, क्या न्यास में, हिंदू न्यास में मुसलमान कोई है? आप ही की सरकार तो व्यवस्था कर रही है मंदिर को लेकर। सर ठीक है, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है, यकीनन सभी पक्षों की बात होनी चाहिए। मुस्लिम तमाम जो नेता हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के मन में इस बिल को लेकर जितने भी भ्रम इस वक्त पैदा हो रहे हैं, ये जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों का निपटारा होना चाहिए। और इसी वजह से जेपीसी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, और हर एक पार्टी के सदस्यों को इसमें जगह दी गई है। क्या निकल कर आता है जेपीसी से, लगातार वक्फ बोर्ड के मामले में आज तक की नजर बनी रहेगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।